नाज़रीन आदाब, अली बारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ हाज़िर है। आज हमारे पास जो अहम तरीन खबरें हैं, इनमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खबर जिसको मैं समझता हूँ वो 90 जो हमारे प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही है जिसके अंदर बहुत सी बातें जो है वो नई-नई सामने आ रही हैं जो कि पहले आपने कभी हिदरटू अननोन जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा जाता है, कभी हमने कभी सुनी नहीं थी ऐसी बातें जो कि आज तक जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में अदालत ने जो है वो कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता ये कहा हो कि मुझे बड़ा अफ़सोस है कि सियासी जमातें जो है वो इस मामले पर कानून साज़ी इस हवाले से नहीं कर पा रही हैं, जो कि आज चीफ़ जस्टिस साहब जो कि हैं गुलज़ार अहमद साहब, उन्होंने हियरिंग के दौरान जब ओपन बैलेट के ऊपर हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे, तो उस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पर ये भी कहा कि बड़े अफ़सोस है, मुझे बड़ा अफ़सोस है, आई एम डिसअपॉइंटेड हैं वो इस बात में, हमारे में हम अपने अवाम में कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से उनसे एग्री नहीं करती, हुकूमत से एग्री नहीं करती कि ये बैलेट जो है वो ओपन होना चाहिए। इस हवाले से अदालत में जो है वो ये पिछले कई दिन से ये समाअत चल रही है और इस समाअत के अंदर बहुत से उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इसमें उतार ही थे, चढ़ाव जो थे वो कुछ एडवोकेट जनरल सिंध ने आज बात की और उन्होंने ये इस हवाले से जो है वो बड़ी फ़र्म लाइन ली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ी इस हवाले से जो है वो एक जो उनका नज़रिया था वो बिल्कुल क्लियर था, वो ये था कि आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, उससे हम हिल नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार जो है वो इस हवाले से ख़्वाहिश का इज़हार किया अपनी के इस तरह से उनके जो जजेस के जो रिमार्क्स थे उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कन्विंस करना चाह रहे हों अटॉर्नी जनरल के बिहाफ़ पर ईसीपी को कि आप जो है वो इस हवाले से हमें इजाज़त दे दें कि हम किसी तरीके से आइन में कुछ तब्दीली कर लें या आप जो है वो इसी तरह से वो एडवोकेट जनरल जब सिंध की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बड़ी जो है वो सीधी-सीधी बात की अदालत से और उन्होंने कहा कि हम जो है वो आइन के हवाले से इस हवाले बड़े हम क्लियर हैं और वो ये ही कहता है जो हम आपसे कह रहे हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है वो इस अदालत के जो इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये वाक़या बात चल रही थी तो इसके बारे में एक मौके पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल के अंदर जो जिस आर्टिकल के तहत इलेक्शंस होने हैं उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई शख्स जो है वो अगर ऐसी कोई ऐसा कोई देता है वोट देता है जो कि उसके मुखालिफत में हो तो या उसकी मुखालिफ जमात के पास चला जाए तो उससे कोई उसको आर्टिकल 63 जो है वो इस पर खामोश है वो ये नहीं उसको नहीं करता उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता इस हवाले से बड़ी एक सीधी सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो हैरत की बात हमारे लिए ये है कि उनको ये बात जो है वो नागवार क्यों गुजर रही है क्योंकि इससे तो बड़ी क्लियर बात साबित हो जाती है कि इसका मतलब है आइन का 63 जो आर्टिकल है वो बड़ा क्लियर है कि ये कोई गलत बात ही नहीं है, आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, आपको इजाज़त है, ये डिस्क्रेशन है एमपीए की और एमएनएज़ की कि वो जिसको चाहे वोट दें वो उनकी पार्टी से हो, उनकी पार्टी से चाहे ना हो और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात बार-बार की जा रही है, वो भी याद रहे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सूबाई सतह पर तो है कि पंजाब के जो है वो 25 मेंबरान होने चाहिए जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए लेकिन ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक जस्ट कन्वेंशन है कि जितनी जमातें होती हैं जिस जमात की जितनी स्ट्रेंथ होती है उतने ही उसके सेनेटर मुंतखब होकर आ जाते हैं इससे कोई जो है वो अगर नहीं भी होकर आते तो इससे कोई नुकसान नहीं हो जाता कोई इसमें बड़ी बात नहीं है इससे हाँ पैसा चलना बुरी बात है पैसा नहीं चलना चाहिए इससे कोई इख्तलाफ नहीं करता लेकिन इसको इसके हवाले से बड़े हमारे इदारे मौजूद हैं एफआईए मौजूद है नैब मौजूद है पुलिस मौजूद है और इलेक्शन कमीशन मौजूद है जो कि इसको इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसी चीजें ना हो दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि खुफिया रायशुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी आइन में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आइन में मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो लाजमी है आइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कल ये कहा था ना हुई तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा यहाँ पर जो है वो बाकायदा वजीर आजम जो हैं वो अपने ओहदों से हटाए गए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 साल दे दिए हैं जर्नैलों को 8-8 साल उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए लेकिन सिस्टम ने कोलैप्स होना है वो इस चीज से होना है कि किसी एक जो जमात है उसके सेनेटर 4 बनते थे 5 बन गए या 5 बनते थे तो 4 बन गए तो इससे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा आज उन्होंने एक नई जो है वो क्या कहते हैं एक बड़ी इनोवेटिव किस्म की जो है वो बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा ना हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी जबकि आइन में ये लिखा हुआ नहीं है तो शायद उनकी ख्यालात और उनकी सोच की खिलाफ वर्जी को वो आइन की खिलाफ वर्जी गर्दान रहे हैं
अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं, जिसको पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुलकर दे, सजा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। तो भैया आप 3 दिन से किस लिए 10 दिन से किस लिए जो है वो ये एक तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर, हर वक्त मीडिया के अंदर ये चीज चलती रहती है। आप उन लोगों को पकड़े जो पैसे दे रहे हैं, आपको तो पता है आपके पास तो 60-60, 70-70 करोड़ रुपए की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कहीं न कहीं मौजूद हैं, तभी तो ये खबरें आ रही हैं ना। तो आपके पास वो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा है, तो आपके पास एविडेंस भी ज़रूर मौजूद होगा। या तो एविडेंस नहीं है और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कंजम्पशन के लिए बात की जा रही है, तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से काम ले रहे हैं उनको, और अदालत को भी उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो सामने लाएँ, आप इल्ज़ामात ना लगाएँ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तफाक करता हूं, माजी में गैर कानूनी तरीके से मैंडेट चोरी हुआ, जाहिर सी बात है एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो इमरान खान, उनकी अटॉर्नी जनरल से वही निस्बत है जो उस्मान बुजदार की इमरान खान साहब से है। तो अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तमाम 10 नशिस्तें जीतेंगे। जरदारी का बयान सियासी लेकिन मैंडेट के बरअक्स है। देखें, बात यह है कि जरदारी साहब 10 नशिस्तें जिसकी बात कर रहे हैं वो उनमें से एक वफाक की है और एक अदद जो है वो सिंध की है, या शायद 2 हैं जो एक्स्ट्रा उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो बात बड़ी इसमें कोई हैरत हैरत की बात इसलिए नहीं है कि फैसल वावडा साहब के ऊपर बड़ी सख्त जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी जो है वो सामने आ चुकी है बात, और इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। बावजूद इसके कि उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो सुनेंगे, उन्होंने सुना, लेकिन एक जैसे सुनी अनसुनी करना होता है, फिर उन्होंने सुन के उसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद अब वो जो फैसल वावडा साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा करवाए, बल्कि उनके कागजात मंजूर भी हो गए हैं, जो कि हम अगली खबर में कवर करेंगे। तो अगर सिंध के लोग, अगर सिंध की पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी पब्लिकली ये कह चुकी है, डॉक्यूमेंटेड जो है वो ये बात कर चुकी है कि वो फैसल वावडा की नॉमिनेशन से खुश नहीं है, और बाद में वो वोट ना दे, तो इसमें जो है वो कोई हैरत की बात तो नहीं होगी, लेकिन चीफ जस्टिस के ख्याल में जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। या अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो कहते हैं कि ये बयान जो है वो उनके सियासी मैंडेट से मुताबिकत नहीं रखता। तो आप मैंडेट किसको कहते हैं? मैंडेट तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मुख्तलिफ चीज है। वो तो अभी मैंडेट तो ये जो एमपीएज और एमएनएज हैं ये अभी देंगे। 3 साल पहले जो मैंडेट था वो सेनेट का मैंडेट जो है उससे मुख्तलिफ होना कोई हैरत की बात नहीं होगी। जिस तरह पिछले इलेक्शन में नून लीग जीती थी, उससे पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती थी, इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। दौरान समात चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया है? गुज़िश्ता इलेक्शन के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया था, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली। कमीशन के वकील को यहाँ होना चाहिए। इस मौके पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोस्टरम पर आ गए, जिनसे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया है तो दिखाएं। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने हिदायतनामा तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम जजेस और फरीकैन के लिए हिदायतनामे की कॉपी मंगवाएं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामे की कॉपियां अदालत में जमा करवा दी। इस हवाले से मजीद बात करते हुए एक मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वी कैन नॉट से वेदर ओपन बैलेटिंग विल एलिमिनेट हॉर्स ट्रेडिंग, बट इट इज डिसअपॉइंटिंग दैट द पीपीपी एंड पीएमएलएन हैव गॉन बैक ऑन देयर अर्लियर एग्रीमेंट। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं लोगों को कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो 2006 में बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो सके। तो चीफ जस्टिस साहब जो कि आइन को देखते हैं और आइन का हिस्सा नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने उसका हवाला दिया। अच्छी बात है अगर वो इस बात पर अग्री कर रहे हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है। तो उसमें यकीनन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी है, जिसको चीफ जस्टिस साहब जो है वो अक्सर इस मामले में भी मुझे इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं। Both parties had agreed to bring an end to the secret balloting method in the Charter of Democracy, but now they are not implementing it। कि इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था, लेकिन अब जो है वो ये इसको इम्प्लीमेंट करने में खुश नहीं है। लेकिन उन्होंने ये याद नहीं करवाया कि इमरान खान साहब, जिनके अटॉर्नी जनरल साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनकी हुकूमत की, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी 2018 में, तो अब वो क्यों इसकी हिमायत कर रहे हैं? तो अजीब बात है कि यहाँ पर आइन के अलावा हर चीज डिस्कस होती है। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। आज मुस्लिम लीग नून के एक अहम और सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक परवेज रशीद साहब, जिनके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बाद सबसे ज्यादा नाकाबिले कबूल शख्स जो है वो परवेज रशीद साहब हैं, शायद कुछ हलकों के लिए। उनकी आज जो कागजात नामजदगी हैं वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि 69 लाख रुपए उनकी तरफ को निकलते हैं। पंजाब हाउस में उन्होंने कई साल क्याम किया है बतौर सेनेटर, और वो वाजबात अदा नहीं किए, जिसकी वजह से उनको इस जगह पर नहीं उनकी अब जो है वो
उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद होते हैं और मेरा ये ख़्याल है कि परवेज़ रशीद साहब के बारे में अभी कुछ देर पहले हमारा प्रोग्राम आपने देखा होगा खबर से आगे, उसके अंदर मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने अपनी एक कन्वर्सेशन का हवाला देते हुए बताया कि मुज़म्मिल सो वो पहले भी कीन नहीं थे इस इलेक्शन को लड़ने में क्योंकि वो समझते थे कि मैं इलेक्शन में कामयाब हो भी गया, तो भी कोई न कोई मेरे खिलाफ केस बनाकर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लिहाज़ा मैं इससे बाहर रहना चाहता हूँ। मगर उनको पहले ही मौके पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ज़ाहिर है कि कवरिंग कैंडिडेट कोई आएँगे और कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो उनकी जगह पर इलेक्शन लड़ लेंगे। मुस्लिम लीग नून को जगह उतनी ही मिलेगी लेकिन एक इंतहाई अहम रहनुमा से पीएमएलएन को जो सेनेट में उनका मुकदमा लड़ सकते हैं और बड़े तरीके से, बड़े तहम्मुल से बात कर सकते हैं और एक जिसे कहते हैं लेयर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं, उसको उससे महरूम हो गई है पीएमएलएन और कल एक और एक फायर ब्रांड किस्म के एक मुकर्रर हैं थे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान उनका भी इंतकाल हो गया और ये दोनों हजरात जो हैं वो पीएमएलएन के टिकट होल्डर थे और बड़े सीनियर मेंबरान थे 1990 से मुस्लिम लीग नून के साथ थे मुशाहिदुल्लाह खान और सेनेटर परवेज रशीद भी बहुत पुराने एक कारकुन हैं नवाज शरीफ के दोनों बहुत करीब थे दोनों जो हैं वो बाहर हो चुके हैं इस इलेक्शन की दौड़ से मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साथ जिंदगी ने जो है वो वफा नहीं की और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के साथ कानून जो है वो हाथ दिखा गया लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फैसल वावडा साहब जो कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए भी हैं और इमरान खान साहब की एक एटीएम भी तस्वुर किए जाते हैं उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं उनकी डुअल नेशनैलिटी का केस एक चल रहा है बड़ा ओपन एंड शट केस है 2 साल से तकरीबन चल रहा है 2019 से इलेक्शन कमीशन के अंदर जब ये बात जो है वो बड़ी वाज़ेह है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो बड़ी सामने है और ताहाल इसको आप ये नहीं कह सकते कि अदालती अदालती कोई फैसला है उनके खिलाफ, लेकिन बड़ा वाज़ेह है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर केस है कि उन्होंने जब अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, उसके अंदर उन्होंने जो एफिडेविट जमा करवाया जिसके मुताबिक वो किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रखते तो उसको उस वक्त वो डुअल नेशनल थे बाद में उन्होंने वो डुअल नेशनैलिटी जो थी वो सरेंडर कर दी अमेरिका की लेकिन उसके बावजूद वो डुअल नेशनल उससे पहले थे और जिस वक्त उन्होंने एफिडेविट जमा करवाया उस वक्त वो डुअल नेशनल थे तो इस हवाले से जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर पाया और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला सुना था कि करीब आ रहा है लेकिन उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉरी इलेक्शन कमीशन ने उनका सेनेट के अंदर जो इंतखाबात हैं उसके लिए उनके कागजात को कबूल कर लिया है ऑल्दो कंवर दिलशाद जो कि साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं इलेक्शन कमीशन के उनका ये कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन में पहले से उनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो उनकी जस्ट बिकॉज वो सेनेट के अंदर चले गए और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने नेशनल असेंबली की जो सीट है वो छोड़ दी है तो उनका केस बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है वो केस जो है वो चलता रहेगा और अगर उसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई ही समझे जाएंगे और वो सेनेट से भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये जो है वो एक अजीबो-गरीब मामला है कि 2-2 साल जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं देता और फिर उस वो बंदा जो है उसके पास एक वो सिस्टम को गेम करने के लिए वो तैयार हो जाता है वो एक तरफ जो है वो एक अदालत को एक जो सिस्टम को बाईपास करने के लिए वो एक जो ऐवान है उसको छोड़ के दूसरे ऐवान में चला जाता है और उस ऐवान में अब उनकी ऑब्वियसली जब वो एक दफा सेनेट में चले जाएंगे या एमएनए की सीट जो है वो छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस तरफ जाएंगे कि जी मुझे आप जो है ना वो अब इस केस को खत्म कर दे मैंने तो सीट ही छोड़ दी है जिसने यहाँ से लड़ना है लड़ ले और जो दूसरी जगह होगा उनका केस वो कंवर दिलशाद साहब का ओपिनियन अपनी जगह लेकिन पाकिस्तान की तारीख भी एक जो है वो अहम फैक्टर है यहाँ पर जो कि हम भूल नहीं सकते तो ये जो है वो दूसरा फैसल वावडा साहब के मामले में जो है वो नजर आता है कि कुछ डायकोटमी है तीसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर एतराजात बड़े ही अजीबो-गरीब किस्म के एतराजात है कि जी उनको एक दफा नाअहल कर दिया तो बस नाअहल हो गए जबकि जो उनके खिलाफ फैसला था उसमें बड़ा क्लियर था कि वो 5 साल के लिए नाअहल है 2017 में उनकी जो नाअहली थी वो खत्म हो गई थी 2018 में उन्होंने जुलाई में 2018 में जो इंतखाबात हुए उसमें वो इलेक्शन भी लड़े थे ऑल्दो वो हार गए थे अपने हल्के से लेकिन वो इलेक्शन लड़ने के अहल थे इलेक्शन कमीशन उनको अहल करार दे चुका था तो लिहाजा आज एक मरतबा फिर उनकी जो सेनेट की जो उन्होंने जमा करवाए थे कागजात उनको मंजूर कर लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इस्लामाबाद की सीट से लड़ रहे हैं इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेशनल असेंबली है और नेशनल असेंबली के अंदर अगर यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं इसका मतलब ये होगा कि हफीज शेख साहब हार गए और यूसुफ रजा गिलानी के जीतने का मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब जो है वो अक्सरियत उनकी जमात की जो है उनमें से यानी पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली में जो अक्सरियत है उसने पीटीआई की जगह पीपीपी के कैंडिडेट या पीडीएम के कैंडिडेट को जो है वो वोट दिए जिसका मतलब ये होगा कि
यूसुफ रज़ा के इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में या कौमी असेंबली में अपनी जो अददी अक्सरियत है वो खो चुके हैं और फिर उनके खिलाफ एक जो है वो अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जो है वो बात जा सकती है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी का जो केस है वो बहुत इस वजह से इम्पोर्टेंट है और यही वजह है कि अब कुछ इमरान खान साहब भी एक्टिव हुए हैं। उन्होंने अपने दीगर मेंबरान को भी एक्टिव किया है कि वो जो हफीज़ शेख साहब हैं उनको लाज़मी तौर पर किसी भी तरीके से उनको मुंतखब करवाएँ और आज हफीज़ शेख साहब जो हैं उनके बारे में इत्तलात आई हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन से भी राब्ता किया और हफीज शेख साहब जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एमएनए से एमपीएस से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और बात नहीं करते किसी से कोई इनकी यहाँ तक के कल हमें जो है वो इतला मिली कि जो हफीज शेख साहब हैं इनके पास ये भी जो है वो नहीं था इनके पास हसनात मलिक ने एक असद अली तूर को इंटरव्यू देते हुए यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया कि उनकी पीटीआई के कैंडिडेट कुछ लोगों से बात हुई तो पता ये चला कि जो हफीज शेख साहब हैं इनको तजवीज कनंदा और तायद कनंदा नहीं मिल रहे थे जो कि तजवीज की जाती है और फिर वो बंदा इलेक्शन में कागजात जमा करवाता है और फिर उसकी तायद करने के लिए तीसरा बंदा होता है जैसे यूसुफ रजा गिलानी की एक तरफ जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब थे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी खुद साबिक वजीर आजम और जो उनके तायद कनंदा थे वो शायद खाकान अब्बासी थे वो खुद साबिक वजीर आजम और दूसरी तरफ जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको तजवीज कनंदा और तायद कनंदा मिल नहीं रहे थे चाहे जाए कि आप बात करें साबिक वज़ीर आज़म के स्टेचर की तो ज़ाहिर है कि सियासी तौर पर हफीज शेख साहब जो है वो बड़े कमजोर हैं और यही जो एक खौफ है हुकूमत को जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए ही कोई फैसला हो जाए तो हो जाए क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा क्योंकि हफीज शेख साहब की सियासी तौर पर कोई गुडविल नहीं है और दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पीडीएम के तो कैंडिडेट हैं ही पीटीआई के भी जो जनूबी पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन जीत कर कौमी असेंबली में पहुंचे उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तो ये एक कहीं बाजी उलट ना जाए तो इस वजह से वो थोड़े से शेकी हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि पैनिक कर रहे हैं थोड़े से और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई मामला जो है वो हमारे हक में आ जाए लेकिन आज जाहिर है कि सिंध से जब आ जाती है तो वो एक सूबा है वफाक की एक इकाई है और वो जब इस चीज के ऊपर इख्तलाफ कर रही है और एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है एक सिंध जो है वो 12 अदद सेनेटर्स वहां से बनने हैं तो उनका उन अटॉर्नी जनरल जो है वो एक बात कर रहा हो तो फिर जाहिर सी बात है कि अदालत उज़्मा के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है कि वो इसको बिल्कुल जो है वो कंप्लीटली इग्नोर कर दे और इसी वजह से आज वो थोड़े मायूस नजर आए तो ये जो थी वो सेनेट के हवाले से इतलात थी आज की अहम तरीन और इससे आगे हम चलेंगे तीसरी खबर की तरफ अपनी और आज जो है वो एहसानुल्लाह एहसान साहब ने कंफर्म किया है कि मलाला यूसुफजई के को जो उन्होंने थ्रेटन किया था कुछ उनके खिलाफ धमकी आमेज किस्म की गुफ्तगू की थी कि आप पाकिस्तान आए आपके साथ बड़े हिसाब चुकता करने हैं वगैरह वगैरह तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो उनका अकाउंट ही था और क्योंकि इसके हवाले से ट्विटर के ऊपर एक बहस चल रही थी कि ये मलाला ने जो है वो एक अनवेरिफाइड अकाउंट और ये पता नहीं कहाँ से बंदा आ गया और इसने एक मरतबा पीपल्स पार्टी की खातून से भी जो है वो एंगेज किया था तो फिर ये एहसानुल्लाह एहसान कैसे हो सकता है उन्होंने तो कभी किसी से एंगेज ही नहीं किया किसी अपने पीपल्स पार्टी के किसी वोटर से तो वो क्यों कर सकते हैं तो बहरहाल आज जो है वो एहसानुल्लाह एहसान ने जो है वो कंफर्म किया है बीबीसी से बात करते हुए कि उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा है बीबीसी को जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो अकाउंट था जिसको अब मुअत्तल कर दिया गया है ट्विटर की जानिब से वो किसी और का नहीं बल्कि एहसानुल्लाह एहसान का अपना ही था और ज़ियाउद्दीन यूसुफ सई साहब जो हैं वो उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने डॉक्टर अरसलान खालिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया के मैनेजर या जो भी उनकी ओहदा है सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने ये एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने मलाला यूसुफजई को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था इट्स अ फेक अकाउंट मलाला एंड देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदीज के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है have forwarded this fake account to authorities and Twitter as such miscreants using the fake accounts and spreading hate shouldn't be allowed on any social media platform क्योंकि किसी को भी जो है वो इजाजत नहीं होनी चाहिए बड़ा उन्होंने अच्छा मैसेज दिया था अपनी तरफ से लेकिन उनको ज़ियाउद्दीन यूसुफजई साहब ने रिप्लाई किया कि Dear Aslan, thank you for taking notice. We have, however, confirmed from credible sources, and we know for sure that it was his real account. कि हमने बहुत ही credible जो sources हैं जराए हैं उनसे पता किया और हमें confirm है कि ये उनका असली account था. And the important question is how did he escape? और असल सवाल जो आप भूल रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहा जो मलाला ने असल में उठाया था कि ये भागा कैसे
पाकिस्तान के इदारों की कस्टडी में से, तो वो उसका आप कोई भी जवाब नहीं दे रहा और आप जो है वो अकाउंट के हवाले से परेशान हैं कि वो असली है, नकली है, 2 नंबर है, जो भी है, वो जो भी है, भागा कैसे है वो? ये अभी तक हमें जो है वो इत्तला कोई नहीं दे रहा, अरसलान खालिद साहब समेत। और एहसानुल एहसान का आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि वो पिछले साल जो है वो अचानक पता चला था कि वो इसी ये कोई फरवरी-मार्च की बात है पिछले साल की, कि अचानक पता चला कि वो एहसानुल एहसान साहब जो है वो पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं उनकी कस्टडी से भागकर और कहीं जा छुपे हैं। पता चला था तुर्की चले गए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि तुर्की जो है वो नहीं गए। कुछ लोगों का ख़्याल है और इस हवाले से क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि शायद वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं बॉर्डर के करीब, उसके करीब ही कहीं कुन्नड़ वगैरह में मौजूद हैं और पाकिस्तानी कबायली इलाकों में भी आते-जाते रहते हैं। बट आई होप कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनको वो वापस आ जाएँगे, उनको गिरफ्तार ना किया जाए बेशक लेकिन वो वापस आ जाएँगे। आखिरी खबर की तरफ हम चलते हैं अपनी और इस्लामाबाद में जारी बलोच मिसिंग पर्सन्स धरने के 5 मुंतज़मीन जो हैं, वो लापता हो गए। सॉरी गिरफ्तार हो गए, 4 लापता हो गए। तो आपने इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर आप ये भी आवाज़ नहीं उठा सकते कि आपकी जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना भी जो है वो आपके लिए खतरनाक है क्योंकि उनमें से भी 4 मज़ीद मिसिंग हो गए हैं। तो जितनी आवाज़ उठाएँगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन बढ़ती है यहाँ पर। क्योंकि कुछ कई दिनों से ये एक जो धरना जो चल रहा था यहाँ पर अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बलोच मिसिंग पर्सन्स कैंप में मौजूद रस्मी दीन बलोच समी दीन बलोच ने ट्विटर से जारी एक बयान में कहा है कि लापता अफराद के धरने में मौजूद हमारे 5 साथियों को गिरफ्तार करके ले गए हैं, इनसे हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा है और साथ और कुछ और हमारे साथी भी नहीं मिल रहे, जिनके लिए हमने इस्लामाबाद के 3 पुलिस थानों में पूछने गए हैं, लेकिन अभी तक साथियों के साथ राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार और लापता अफराद में सरवर बलोच, तलाल बलोच, अबू बकर बलोच, सलमान बलोच, अकराम बलोच, बावल बलोच सॉरी ये बहावल बलोच, मकसूद बलोच, हमीद बलोच और यासिर बलोच शामिल हैं। ये वो अफराद हैं जो कि इस वक़्त ये 9 अफराद हैं जिनमें से 5 गिरफ्तार हैं और 4 अदद जो हैं वो इस वक़्त गायब हैं, लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक 5 बलोच अफराद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करते ऐनी शाहिदीन ने देखा है, जबकि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 4 है। मुंतज़मीन के मुताबिक उन्होंने तमाम पुलिस स्टेशंस में पता किया मगर इनके साथ किसी साथी का ताहाल इल्म नहीं हो सका। अब आप शीरी मज़ारी साहिबा जो कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे कि उसका क्या कर रहे हैं, तो वो आपको जवाब देंगी कि हमने मुसव्वदा तैयार कर लिया है, अल्लाह ल खैर सलाह। मुसव्वदा जो है वो पिछले कई महीनों से तैयार पड़ा है और वो तैयार होकर जो है वो बैठा हुआ है दुल्हन सजा हुआ, लेकिन उसको कोई जो है कुछ कर नहीं रहा और हामिद मीर ने कल नया दौर से बात करते हुए कहा था कि ये मुसव्वदा तैयार होके लॉ मिनिस्ट्री के पास जा चुका है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री जो है, वो इस पर फनियर साँप बनकर बैठी हुई है। तो ये जो साँप हैं, जो जगह-जगह इस रियासत के अंदर मौजूद हैं, जो कि लोगों के बच्चे खाते हैं, इनकी जो जब तक जो है वो बेखुदी नहीं की जाएगी, जब तक इनके सर नहीं काटे जाएँगे, तब तक सर कुचलने से मेरी मुराद ये है कि इनके जो है वो मामला जो है वो इनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, इनके जुराइम जो हैं उनके ऊपर पर्दापोशी होती रहेगी, तब तक लोगों के बच्चे जो हैं वो इसी तरह गायब होते रहेंगे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए, कल एक मर्तबा फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी प्रोग्राम के साथ, इसी टाइम पर नया दौर के साथ जुड़े रहिए। आदाब।